हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस रिलेशन को डेवलप कर रहे हैं हम अभी। तो इसके बारे में मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि ये रिलेशन जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत खास रिलेशन है ये आपका, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो काफी पूछी जाती हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन है, इट इज अ स्पेसिफिक रिलेशन, एक खास रिलेशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। ग्रेडियंट का मतलब मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। ग्रेडियंट मींस के जैसे चेंज इन अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है उसको मैं उसका ग्रेडियंट बोलूंगा। ओके, तो यहां पर पोटेंशियल का ग्रेडियंट जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। इसको हम डिस्कशन करते हैं, इसको डेवलप करते हैं, डिराइव करते हैं फॉर्मूले को। देखिए, हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। इस प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं ये मान के चलता हूं कि यहां पर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं जो कि बहुत क्लोज हैं। एक पॉइंट मेरा पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। एक पॉइंट मेरे पास P और दूसरा पॉइंट मेरे पास Q, एंड बोथ ऑफ दीज आर नॉट टू मच सेपरेटेड, बहुत ज्यादा दूर में। तो P पॉइंट पर मैंने एक प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज को रखा और मैं उसको Q की तरफ मूव करवाना चाहता हूं। तो मेरे पास जब P पॉइंट पे प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज होगा तो आप मान लीजिए कि यहां पर P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, देखो दो बातें हुई यहां पे। एक तो प्लस Q जो चार्ज है वो इस पर फोर्स लगाएगा, और जब फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव होगा, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। मींस इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन भी ये वाली है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये वाली है। ठीक है, तो इस फोर्स के अगेंस्ट या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम इस टेस्ट चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन Q की तरफ मूव करवाएंगे, और जब हम इसको मोशन करवा के यहां पर Q पर लेके आएंगे, देन वी हैव टू डू वर्क, और उस वर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ठीक है, सो इसका ब्लूप्रिंट इसके बाद में बताऊंगा। पहले हम छोटा स्मॉल वर्क कैलकुलेट करेंगे P से लेके Q तक। तो देखिए, लेट अस कंसीडर a test charge. Let us consider a test charge plus Q naught at point P in the electric field of source charge। कौन सा है यहाँ पे? प्लस की सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने पॉइंट P कंसीडर किया और वहां पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को मान लिया। ओके, तो क्या होगा कि ये जो टेस्ट चार्ज Q नॉट है, अब इसको मोशन करवाना है इधर को, तो पहले P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। हाँ, सपोज E वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर E वेक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टेस्ट चार्ज पे कूलम का फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज है आपका, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? That force is equal to F vector is equal to Q naught into E vector। ये आपका फोर्स है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये आया कहां से है? ये आपको बता दूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो हमें बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अगर आप टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास दो टेस्ट चार्ज ही हों। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर रीजन में दिया है और उस रीजन में आप किसी टेस्ट चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, then you have to multiply that test charge with the value of electric field or with the magnitude of electric field।
ओके, अगर वेक्टर फॉर्म में चाहते तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते। सो दिस इज अ सिंपल थिंग। इसके बाद वी हैव टू मूव दिस टेस्ट चार्ज टुवर्ड्स P बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इसको डिस्प्लेसमेंट को मैं dx वेक्टर लिख देता हूं, तो मैं dx वेक्टर डिस्प्लेसमेंट इसको करवाना चाहता हूं, ठीक है ना। उसके लिए मेरे को छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। नाउ स्मॉल वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कितनी है, बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx वेक्टर इज, तो ये स्मॉल वर्क आपका आएगा, जो ये आपका आएगा dw इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। ये स्मॉल वर्क आएगा यहां से लेके यहां तक मूवमेंट करवाने के लिए। अभी पिछले डेरिवेशंस को अगर याद करें तो आपको याद होगा यहाँ पर फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय x स्क्वायर पुट करते थे, उसका इंटीग्रेशन करते थे, हमारा पोटेंशियल आता था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, ओके। तो f वेक्टर डॉट dx वेक्टर है हमारे पास। जो f वेक्टर डॉट dx वेक्टर हमारे पास है, हम यहाँ पर f वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस, ये आपका डिफरेंस है पिछले डेरिवेशन से। Q नॉट E वेक्टर डॉट dx वेक्टर और E वेक्टर और dx वेक्टर के बीच में यहां पर अगर एंगल देखा जाए, दैट एंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल है। तो मैं अगर डॉट प्रोडक्ट को ओपन करूंगा तो मेरे पास आएगा Q नॉट E dx cos 180 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट है तो cos लगेगा ना, 180 डिग्री cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, सिंस cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो यहां पर मेरे पास जो dw की वैल्यू आई वो आई -Q नॉट E इनटू dx। दिस इज द रिजल्ट। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अभी मैं आपको इसका ब्लूप्रिंट बताता हूं क्या करना है। एक्चुअली में इस डेरिवेशन में हमें रिलेशन डिराइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। तो उसके लिए हम जो वर्क है P से लेके Q तक मूवमेंट करवाने के लिए जो वर्क है, उस वर्क को दो मेथड से कैलकुलेट करेंगे। द फर्स्ट मेथड इज सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला मेथड। इस मेथड से हमने ये कैलकुलेट कर लिया है एंड इसी वर्क को हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से भी कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है, वहां से अगर सेम वर्क आएगा dw, बट फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है, दोनों वर्क को कंपैरिजन कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, हमारा रिलेशन आ जाएगा। दिस इज द ब्लूप्रिंट। तो इस मेथड को आपको यहां पर दिमाग में फिट करना है, ठीक है। तो देखिए अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लगा रहे हैं। तो P पॉइंट पे अगर पोटेंशियल है आपका V और Q पॉइंट पे पोटेंशियल देखो, अगर प्लस Q चार्ज की तरफ जा रहे हैं, इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, ओके। तो यहां तक लाने में कम वर्क होएगा और Q तक लाने में ज्यादा वर्क होएगा, तो पोटेंशियल भी ज्यादा होएगा। तो यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो मैं ये मान लेता हूं कि पोटेंशियल भी थोड़ा सा बढ़ गया। तो पोटेंशियल यहां पर इंक्रीज होके हो गया V प्लस dV। Q पॉइंट पे पोटेंशियल है V प्लस dV, P पॉइंट पे पोटेंशियल V है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, लिखेंगे सपोज V and V plus dV are the potentials at P and Q respectively। P और Q दो पॉइंट है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यूज हैं वो V और V plus dV हैं। Then from the definition of electric potential difference, आपको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है ये आपको क्या बताती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताती है कि VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, यानी कि VQ माइनस VP, यानी कि दिस माइनस दिस मींस V प्लस dV बड़े वाला पोटेंशियल माइनस छोटे वाला पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज।
और यहां से लेके P से लेके Q तक जो वर्क हुआ है उस वर्क को मैंने dW माना है। तो डेफिनेशन क्या आई मेरी, dW बाय टेस्ट चार्ज Q। तो यहां पर V से V आपका कैंसिल होता है। जब V से V कैंसिल होता है तो मेरे पास जो dW की वैल्यू आती है यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास dW आ गया Q नॉट इनटू dV। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। सो मेरे पास वर्क की जो वैल्यूज हैं वो दो मेथड से अलग अलग आ गई हैं, डिफरेंट आ गई हैं। इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके मैं रिजल्ट बड़ी आसानी से दे सकता हूं। ओके, सो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 वी हैव द रिजल्ट। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3, इक्वेशन 2 और 3 को मैंने कंपैरिजन कर दिया, तो मेरा जो रिजल्ट है वो आ गया माइनस Q नॉट E dx इज इक्वल टू Q नॉट इंटू dV। तो मेरे पास Q नॉट से Q नॉट यहां पर कैंसिल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस dV बाय dx, मींस चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में चेंज, और इसी बात को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यही पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेकिन यहां पर एक नेगेटिव का साइन क्या बता रहा है हमें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये माइनस का साइन आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर को जा रहा है तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होएगा। ओके, ये बात यहां पर नेगेटिव साइन बताता है। हियर नेगेटिव साइन टेल्स दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases along the direction of electric field E vector। E vector की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमेशा डिक्रीज करती है। ओके, तो ये हमारा रिलेशन था। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन से हम काफी कंक्लूजन दे सकते हैं, और कुछ कंक्लूजन हम इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का टॉपिक है उसमें भी डिस्कशन करेंगे इसकी। ओके, सो एक बात और है, यहां पर कई बार क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया जाता है। ओके, ये आपका रिलेशन है। आपको छोटी सी बात बताता हूं न्यूमेरिकल करने के लिए। देखो, कई बार क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स दी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और आपको पोटेंशियल पूछा जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि पोटेंशियल बताओ ये यहां पे कितना है। तो अगर पोटेंशियल पूछा जाए तो ये फार्मूला आपका बहुत काम आता है, जैसे dV इज इक्वल टू माइनस E dx। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इन टर्म्स ऑफ x दिया है तो मैं यहां पर ये वैल्यू पुट कर लूंगा, तो आपका dV जो है वो आ जाएगा माइनस fx dx। ओके, और अगर मैं टोटल पोटेंशियल V कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं इस इक्वेशन को सिंपली इंटीग्रेट कर दूंगा। मींस अगर मैं V कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे पास आएगा माइनस इंटीग्रेशन E dx और माइनस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है fx dx। आपका ये जो फंडा है ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको नॉर्मली पूछे जाते हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर ये वाला मेथड लगाओगे। ओके, सो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद चल रहा सेकंड आइए थल्ले वाले को रोक दो। तो अभी हम एक नए टॉपिक पे जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में हम एक बात जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी अगर हम उसको देखें तो इस नेम में दो बातें हैं। देखिए, जो पहली बात है हमारी वो है इक्वी। इक्वी का मतलब एक जैसा, और पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मींस एक ऐसा सरफेस
जो सरफेस के एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, इक्वल हो, उसको मैं बोलूंगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दैट्स अ सिंपल एक ऐसा सरफेस। और एक बात बता दूं यहां पे कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है ये किसी बॉडी के सरफेस पे भी, किसी बॉडी का सरफेस भी हो सकता है, और ये सरफेस स्पेस में एक इमेजिनरी सरफेस भी हो सकता है। लेकिन शर्त ये है कि ये उन सारे पॉइंट्स को मिलाएगा जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल कांस्टेंट है, एक जैसा है, कॉमन है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन दीजिए आप। द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, जिसके हर एक पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द वैल्यू ऑफ electric potential is equal or same is called as equipotential surface। ऐसे सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, such surfaces may be of a particular body। ये सरफेसेस किसी पर्टिकुलर बॉडी के हो सकते हैं, और may lie in space, या ये स्पेस में भी लाई कर सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर बॉडी के भी हो सकते हैं और ये किसी सरफेस में भी लाई कर सकते हैं, स्पेस में भी लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए एक एग्जांपल देता हूं आपको, बड़ा इजी एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, ये चार्ज एक स्फेरिकल शेप में, हम मानते हैं इसको, पॉइंट चार्ज की शेप कैसी है भाई, स्फेरिकल है। ओके, तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लीजिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर पे यहाँ पे पोटेंशियल मैंने माना, 1 मीटर पे मैंने यहाँ पे पोटेंशियल पता किया, 1 मीटर पे इधर किया, 1 मीटर पे इधर किया, 1 मीटर पे इधर। तो अगर देखोगे तो ये सभी पोटेंशियल्स की वैल्यू इक्वल आएगी या नहीं आएगी, मेरे को ये बताइए। अगर चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे मैं पोटेंशियल्स की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो वैल्यू इक्वल आएगी। ओके, तो अगर वो वैल्यू सारी की सारी इक्वल आएंगी, तो अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को मिला दूं, इन सभी इक्वल पोटेंशियल के पॉइंट्स को मिला दूं, तो मेरे पास अगर देखा जाए तो 2 डायमेंशन में एक सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है? सर्कल। ओके, लेकिन सर्कल की बजाय अगर मैं 3 डायमेंशन में देखूं तो 3 डायमेंशन में मेरे पास इन सभी पॉइंट्स को मिलाने पर एक स्फेरिकल सरफेस बनेगा, एंड सच स्फेरिकल सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस पर्टिकुलर चार्ज। लेकिन ये सरफेस केवल एक नहीं होगा, ये यहां से इसके जस्ट पास से स्टार्ट हो जाएंगे और जैसे जैसे दूर जाएंगे, ठीक है, इनकी जो काउंट है दैट मे बी इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट हो सकती है। ओके, तो और एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास देयर आर सो मेनी पॉइंट्स ऑन दिस सरफेस। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और यहाँ पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है। मान लीजिए ये पॉइंट बी है, ये भी इस सरफेस पे लाई करता है, इस पर पोटेंशियल भी 5 वोल्ट है। ये पॉइंट सी है, इस पर भी पोटेंशियल 5 वोल्ट है। ये पॉइंट डी है मेरे पास, इस पर भी पोटेंशियल 5 वोल्ट है। सो वी हैव 4 पॉइंट्स एंड एवरी पॉइंट हैज पोटेंशियल 5 वोल्ट। अगर ऐसा है, इट मींस ये जो बोर्ड है अपना व्हाइट बोर्ड, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्योंकि इसके एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल 5 वोल्ट आ रहा है। ओके, सो दिस इज अ सिंपल थिंग। आ जाइए, इसके बाद हमें इनकी प्रॉपर्टीज करनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को एक साथ पूछा जाए या ना,
इन प्रॉपर्टीज को एक साथ पूछा जाए या ना, लेकिन इन प्रॉपर्टीज में से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर पहली प्रॉपर्टी अलग से पूछ ली जाएगी, दूसरी प्रॉपर्टी अलग से पूछ ली जाएगी। 2 मार्क क्वेश्चन, इनकी 4 प्रॉपर्टीज है, चारों में 2 मार्क के क्वेश्चन आपके पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमें ये बताती है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैं किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवाना चाहता हूं तो उसके लिए हमें कोई भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमें कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमें कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है। मींस वर्क डन बाय अस टू मूव अ टेस्ट चार्ज ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन हमेशा जीरो होता है। लिखिए टोटल वर्क डन to move a test charge over to move a test charge from one point to another point over the equipotential surface इज जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मैंने किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराना है तो उसके लिए मुझे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो अगर कुछ भी इसका प्रूफ ही दो, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करो, इसका प्रूफ दो, तो प्रूफ इसका कैसे हो गया वो देखिए। इसका प्रूफ देखते हैं, छोटा सा प्रूफ है। हम ये मानते हैं कि मेरे पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है ये? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, ये सरफेस इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। इस सरफेस में एक पॉइंट मैंने माना, ये मेरे पास पॉइंट है ए और ये पॉइंट है मेरे पास यहां पे बी। ए से लेके बी तक एक में टेस्ट चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू नॉट। उस प्लस क्यू नॉट को ए से लेके बी तक मैंने मूव कराया तो मेरे पास जो वर्क हुआ दैट इज डब्ल्यू ए बी। अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी ए है और बी पॉइंट पे पोटेंशियल वी बी है तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से अगर मैं कैलकुलेट करूं वर्क डन को तो वर्क कितना आएगा? देखिए फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट। अभी अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जो VA और VB की वैल्यूज हैं बोथ आर इक्वल बिकॉज़ इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, इक्वल होती है। फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके लिए VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू V मान लेते हैं। से मान लीजिए ये V है तो V माइनस V कितना हो गया भाई? V माइनस V इज इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट। तो यहां पर V से V कैंसिल तो WAB कितना आ गया? आपका WAB इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी में आ जाइए। सेकंड प्रॉपर्टी भी इसी प्रॉपर्टी को आगे कंटिन्यू करती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि हर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होती है। एग्जांपल के तौर पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो या तो इधर को होगा और या इधर को होगा, इन दोनों डायरेक्शन में होगा। मींस वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री की डायरेक्शन पे होगा। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E vector is always perpendicular to equipotential surface।
अभी अगर ये बात भी आपको प्रूव करने के लिए बोला जाए प्रूव इट, तो प्रूव कैसे करेंगे? देखिए मैं यहीं से उठाऊंगा। ओके चलो अलग से डायग्राम बनाता हूं। मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और मैं ये प्रूव कर चुका हूं कि अगर मैं इस सरफेस पे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहता हूं तो उसके लिए जो किया गया वर्क है WAB दैट इज इक्वल टू 0, ये हम प्रूव कर चुके हैं यहां पे। ओके ये प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है जिसको मैं मूव करा रहा हूं ए से लेके बी तक। तो एज वी नो, इसका प्रूफ देखिए, एज वी नो हमें पता है कि टेस्ट चार्ज को ए से लेके बी तक मूव कराने के लिए किया गया वर्क, एज वी नो द वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज कितना है? WAB इज इक्वल टू 0। ये हम कर चुके हैं। ओके अच्छा वर्क होता है कितना है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F वेक्टर डॉट, मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट dx वेक्टर है। ओके F वेक्टर डॉट dx वेक्टर इज इक्वल टू 0। अच्छा F वेक्टर जो होता है वो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से q नॉट E वेक्टर डॉट dx वेक्टर, मैं पिछले टॉपिक में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं इसको। ओके F वेक्टर की वैल्यू q नॉट इनटू E वेक्टर डॉट dx वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और dx वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक जीरो वैल्यू है। ओके q नॉट तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होती है, स्मॉल जरूर होती है लेकिन जीरो नहीं होती। ओके तो E वेक्टर डॉट dx वेक्टर मेरे पास कितना आ गया? 0। इसका मतलब क्या है? जब कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है इट मींस, इसका मतलब ये है कि वो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती हैं। हो गया क्लियर? अच्छा अगली बात सुनिए, जो dx वेक्टर है वो a से लेके b तक इस प्लेन के अंदर लाई करता है। अगर ये इस प्लेन के अंदर लाई करता है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इस बात को यहां पर लिखेंगे सिंस dx वेक्टर लाइज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, dx वेक्टर लाइज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि dx वेक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर लाई करता है, देयरफॉर E वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सच सरफेस, ये वाली सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप 2 मार्क्स के लिए। ये प्रॉपर्टी भी आपकी इंपॉर्टेंट है फॉर 2 मार्क्स, ध्यान रखिएगा। ओके इसके बाद मेरी जो थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी आती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अभी जब ये प्रॉपर्टी करवाता हूं तो आपको एक पुरानी फीलिंग आएगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। कैसे आएगी सुनिए, टू इक्विपोटेंशियल surfaces can never intersect each other, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक्चुअली में क्या है कि अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर भी गए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए मेरे पास ये दो सरफेसेस हैं, ये एक सरफेस है ये दूसरा है। ओके वी हैव टू सरफेसेस। ये दो जो सरफेसेस हैं, ये मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके एवरी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 7 वोल्ट है। ओके और ये एक और सरफेस है मेरे पास जिसके एवरी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो 5 वोल्ट मान लेता हूं। ओके ये 7 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को क्रॉस सेक्शन करवा दिया, मींस यहां पर दोनों मीट कर गए। अगर यहां पर मीट कर गए तो मेरे को एक बात बताइए
कि जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां पर दोनों मीट कर रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स जिन पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा या 7 वोल्ट होगा। इन पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल है वो अगर 5 बोलूंगा तो ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, और अगर 7 बोलूंगा तो ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। इट मींस ये दोनों कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पे we have the two values of electric potential, and that is never possible for an equipotential surface। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो पोटेंशियल की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका रीजन दे दीजिए। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है आपका 1 और 2 मार्क का, लिख लीजिए। This is because at the points of intersection, there will be two values, यहां पर वैल्यूज को अंडरलाइन करिए। There will be two values of electric potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यू होती हैं। There will be two values of electric potential, which is never possible for an equipotential surface, जो कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, सो ये आपका था इक्विपोटेंशियल सरफेस की थर्ड प्रॉपर्टी। यहां पर मिक्सिंग कैसे होगी वो सुनो। देखो क्या होता है कि आपको एक बात करवा चुका हूं मैं कि वी हैव टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इफ बोथ क्रॉस ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, अगर वो क्रॉस करती हैं तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ये बोला था कि इस पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हैं, और एक पॉइंट पे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। वहां पर मैंने डायरेक्शन बोला था, यहां पर मैं वैल्यूज बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होती नहीं है, उसकी दो वैल्यूज है जो पॉसिबल नहीं है। यहां पर दो डायरेक्शंस हैं, इस कारण से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करती। ओके, तो ये था हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। ये आपको पुरानी बात है, इसका इससे कोई लेना नहीं है, कहीं आपके ये इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है। ओके, आइए एक लास्ट प्रॉपर्टी करेंगे हम। लास्ट प्रॉपर्टी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की है वो क्या बताती है हमें कि अगर कोई रीजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का है, एक बात मैं आपको करवा चुका हूं, E is equal to dV/dx। अगर मैं नेगेटिव साइन छोड़ूं, ओके, मैं सिंपल मैग्नीट्यूड पर कंसंट्रेट करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/dx। मींस जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां पर dx मींस सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का सेपरेशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, तो सेपरेशन कम होगा। मींस ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर होते हैं, और इसका वाइस वर्सा, यानी कि अगर स्मॉलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, तो उसके अंदर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का जो गैप है वो बढ़ जाता है। सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, लिख लीजिए। इन द रीजन ऑफ strong electric field, in the region of strong electric field, the equipotential surfaces are the equipotential surfaces are closer। ये क्लोजर होते हैं, पास पास होते हैं। ओके, और इसका जो वाइस वर्सा है वो भी लिख लीजिए। इन द रीजन ऑफ weak electric field, in the region of weak electric field, the equipotential surfaces are
द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर फार अपार्ट, वो दूर होते हैं थोड़े से, ठीक है, पास में होते हैं। तो ये साथ में आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाली बात है जो इसको यहां पर लिखा जा सकता है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dv by dx, if we are taking magnitude only then electric field is directly proportional to 1 by dx। तो dx जो है ये है सेपरेशन, ये क्या है, ये है सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का ये सेपरेशन है। ये सेपरेशन अगर ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया। ये चौथी प्रॉपर्टी थी। अभी हमें जो नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना है। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना है। तो कैसे कैसे चार्ज के सिस्टम्स के लिए ये ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को एक 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम के लिए ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रॉ करेंगे। तो ये 3 टाइप के जो ड्रॉ हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ही काफी इंपॉर्टेंट है। आपका जो बोर्ड के एग्जाम्स है या कॉम्पिटिटिव है, नीट है, आपका जेईई है, इनमें सिंपली डायग्राम बना के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो न्यू टॉपिक इज टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ कीजिए। ओके, तो इसके लिए जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर रहे हैं। बड़ी आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, मेरे को एक ही बात ध्यान में रखनी है और वो बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by dx। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का सेपरेशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में कम होगा और वीक फील्ड में ज्यादा होगा। इसके अलावा और कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, बड़ी आसानी से आपका बन जाएगा। एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना जानते हैं और एक ये वाली इक्वेशन का आपको ध्यान है तो आप बड़ी आसानी से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए मेरे पास एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस q पॉजिटिव है, तो इसकी सबसे पहले मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा। आप सभी को पता है फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज की हमेशा स्फेरिकली सिमेट्रिक बाहर की तरफ होती हैं और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज। अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। इट मींस चार्ज के पास का जो रीजन है ये रीजन तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का है, लेकिन जैसे जैसे मैं साइड में जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा इट मींस जो सेपरेशन है, मींस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में सेपरेशन कम है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है तो सेपरेशन बढ़ता जाएगा। इसके पास जो सेपरेशन कम होगा और दूर की तरफ बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो इक्वल पोटेंशियल के पॉइंट्स है अगर उनको मिलाएंगे देन दैट विल बी अ स्फीयर, वो एक स्फेरिकल सरफेस होगा। तो अगर मैं यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहता हूं तो इट इज वेरी इजी। जो पास में है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये स्फेरिकल सरफेस है, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा तो ये गैप है वो इंक्रीज होएगा, देखो ध्यान से। ठीक है, ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये गैप और इंक्रीज करेगा। देखिए पहले गैप कम था, फिर गैप और हो गया, फिर गैप और हो गया। अगर चौथा इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ करना चाहते हो तो गैप इससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, सो ये आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। यहां पर मैं बता दूं अगर इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है और इसका पोटेंशियल V3 है तो आपका V1 सबसे बड़ा होगा, V2 उससे छोटा होगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है। ये आपको पहले बता चुका हूं मैं। ओके, सो ये था आपका आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज तो नेगेटिव भी होता है ना। अगर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज नेगेटिव होता है तो मैं यहां पर प्लस q की बजाय माइनस q भी लगा सकता हूं, लेकिन माइनस q का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आता है। मींस ये सभी एरोस अंदर को हो जाएंगी, लेकिन एरोस अंदर होने का मतलब ये नहीं है कि गैप जो अंदर की तरफ बढ़ेगा।
क्योंकि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो नेगेटिव का स्ट्रांग होएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इससे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जैसे थे अभी वैसे ही बनेंगे। ओके, सिर्फ आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस का फर्क होएगा, ये आप खुद बना सकते हो। ओके, इसके बाद मेरे पास है 2 पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम। 2 पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम लिखेंगे for a system of 2 point charges। और दोनों के दोनों पॉइंट चार्जेस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट चार्जेस मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, ये दोनों पॉइंट चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल मानूंगा मैं। ठीक है, ब्रैकेट में यहां पर लिख देता हूं मैं इक्वल मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, वो सेम है। ओके, हाँ, इसकी नेचर अपोजिट हो सकती है, लाइक चार्जेस हो सकते हैं, अनलाइक चार्जेस हो सकते हैं। तो यहां पर पहले मैं कंसीडर करता हूं फॉर अनलाइक चार्ज। अगर मैं अनलाइक चार्जेस कंसीडर करूं, मींस एक चार्ज मेरा पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज मेरे पास नेगेटिव है, तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे ड्रॉ होंगे? देखिए, ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये डाइपोल है। ओके, तो डाइपोल के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ये। ओके, फॉर अनलाइक चार्जेस या फॉर डाइपोल, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैं पहले बराबर कर चुका हूं, इक्वल कर चुका हूं। ओके, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए जो फील्ड लाइंस है वो आपको मैं पहले बनवा चुका हूं। ये फील्ड लाइन इस तरीके से आपकी 90 डिग्री एंगल पे जाएंगी और बड़ा सिमेट्रिक एक डायग्राम बनेगा, बहुत ही अच्छा, जो आपको देखने में भी सुंदर लगेगा। देखिए, अच्छा बना है ना? ये आपका इक्विपोटेंशियल, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। बाकी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो वो भी निकलेंगी वो परली तरफ से, उधर वाली साइड से, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी प्रकार से इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये यहां पर एंटर करेंगी। जितनी फील्ड लाइंस यहां पर लीव की है उतनी ही एंटर करेंगी, ध्यान रखिएगा। जितनी फील्ड लाइंस यहां पे लीव करी हैं उतनी ही यहां पे एंटर करेंगी। ओके, इस बात का खास ख्याल रखना है। तो यहां पर मेरे पास नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस जा रही हैं और पॉजिटिव से बाहर को निकल रही हैं। अभी काम की बात पे आई है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए मेरे को सबसे पहले ये पहचान करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहां है और वीक कहां है। तो ऐसे रीजन में जहां पर फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा हैं वहां पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन अगर हम इस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में इस चार्ज के इधर की बात करें तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो काउंट है, ठीक है, वो बहुत डिक्रीज कर चुका है, कम हो चुका है। तो ये रीजन आपका वीक फील्ड होएगा, ये रीजन भी आपका वीक फील्ड होगा, लेकिन बीच में आपका जो फील्ड है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग है, ये आपका वीक है, यहां पर मैं वीक लिख देता हूं। ये आपका वीक फील्ड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये भी आपका वीक फील्ड है। तो अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करूं तो वीक फील्ड में तो सेपरेशन ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में सेपरेशन कम होगा। तो मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो इस नेचर के आएंगे। देखो, ध्यान से देखिए, जो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसमें तो गैप बहुत कम है, इनमें सेपरेशन कम है, और जो वीक फील्ड है उनमें इनका सेपरेशन बढ़ता जाता है, लेकिन रहेंगे स्फेरिकल सरफेसेस। ऐसे इधर भी ड्रॉ कर सकते हो आप। एक सिमेट्री में आप ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इसके बाद अगर आप और चाहते तो एक और ड्रॉ कर देता हूं। बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये कैसे बने हैं, ठीक है। दिस इज द सिमेट्री। सिमेट्री में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और ये सभी स्फीयर्स हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा, सर्कल नहीं है, ये स्फीयर्स हैं। ओके, सो ये थे हमारे अनलाइक चार्जेस के लिए। अभी अगर चार्जेस अनलाइक ना हो, चार्जेस लाइक हो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगे वो देखिए। ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं आपके दो, ये वाला एक तो डाइपोल वाला और एक लाइक चार्जेस वाला। ओके, तो लाइक चार्जेस के लिए देखते हैं। फॉर
टू लाइक चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। मान लीजिए ये मेरे पास प्लस क्यू और ये भी मेरे पास प्लस क्यू। ओके, तो फील्ड लाइंस जो है वो आपको पता है पॉजिटिव की पॉजिटिव तक नहीं जाती, पॉजिटिव की नेगेटिव को तरफ जाती है। यहां पर पॉजिटिव नहीं है। अगर मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं तो आपकी ये फील्ड लाइंस जो आप पहले डायग्राम बना चुके हैं उस डायग्राम की कॉपी है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे दोनों की फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपल्शन करेंगी, यानी कि रिपल्शन का मैकेनिज्म यहाँ पे प्रूव होता है बेटा। रिपल्शन का मैकेनिज्म यहाँ पे प्रूव होता है। आपका रिपल्शन होएगा, जो फील्ड लाइंस है ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए। अभी देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से रीजन में है और वीक फील्ड कौन से रीजन में है, अगर इसकी स्टडी करेंगे तो आपको बड़े ध्यान से अगर देखेंगे तो ये पता लगेगा जो बीच वाला रीजन है आपकी बात, यहां पर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं है। और अगर यहां पर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं है इट मींस दिस इज वीक फील्ड, ये आपका वीक फील्ड है। और इस रीजन में क्योंकि आपकी फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है तो ये वाला रीजन आपका जो है ये भी स्ट्रांग है और ये वाला रीजन जो आपका ये भी स्ट्रांग है। इट मींस ये वाले दोनों रीजन है, इधर सेपरेशन कम होगा और बीच वाले रीजन में जो सेपरेशन है वो बढ़ता जाएगा। ओके, तो आपके जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो देखिए ये फर्स्ट आ गया हमारा, इधर भी ये ड्रॉ कर देता हूं, ये फर्स्ट आ गया। इसके बाद सेकंड में ये सेपरेशन बढ़ गया, सेकंड में सेपरेशन इंक्रीज कर गया, थर्ड में सेपरेशन और इंक्रीज कर गया, थर्ड में सेपरेशन और ज्यादा इंक्रीज कर गया। ओके, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अभी यहां पर गैप तो है नहीं, तो अगला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका होगा वो आपका ओवरलैप कर जाएगा एंड ए कॉमन इक्विपोटेंशियल सरफेस वी विल ऑब्टेन। हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो दोनों का कॉमन हो जाएगा। ओके, सो ये था आपका लाइक चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, अनलाइक चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। एक आपके रह रहे हैं वो है आपके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना। सो थर्ड पॉइंट इज आपका तीसरा पॉइंट है ये कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है और डायरेक्शन सेम होती है, उसको मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूं। जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है, सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करना चाहता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी है, डायरेक्शन भी फिक्स है उसकी। ओके, और मैं पढ़ चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/dx। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो dx मींस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का जो सेपरेशन है दैट विल आल्सो बी अ कांस्टेंट, वो भी फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करूं, यहां पर मेरे को पहले करने पड़ेंगे बिकॉज़ अगर मैं बाद में करूंगा तो मेरा डायग्राम जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये आपका दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसे ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देता हूं और तीनों का सेपरेशन देखिए आप, तीनों बिल्कुल इक्वल सेपरेशन पे होंगे। तीनों का सेपरेशन, एक चौथा बनाएंगे वो भी सेपरेशन सेम होगा। मींस अगर ये dx सेपरेशन है तो ये भी dx सेपरेशन है, ये सेपरेशन इक्वल है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बनाया नहीं मैंने, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाऊं तो फील्ड लाइंस इनमें से क्रॉस करती हुई निकलेंगी। ठीक है, ये देखिए ये आपकी फील्ड लाइंस हैं जो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनमें से क्रॉस करके निकल रही हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी वो बिल्कुल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेरी तरफ से है। ओके, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। ई वेक्टर अगर यूनिफॉर्म है तो dx सेपरेशन भी इक्वल होगा। यहां पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर फर्स्ट सरफेस का पोटेंशियल v1, सेकंड का v2 और थर्ड का v3 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में
पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है। ये बात मैं आपको E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx में क्लियर कर चुका हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव साइन क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो V1 सबसे बड़ा होगा, V2 से छोटा होगा, V3 सबसे छोटा होगा। अगर एक और सरफेस आप यहां पे बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हैं। तो ये थे आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बेटे आज के टॉपिक्स में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन किए हैं, उनमें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, और एक हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उनकी प्रॉपर्टीज और उनको कैसे ड्रॉ करना है इसका प्रॉपर डिस्कशन किया है। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं होप करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और एक छोटी सी बात मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये काफी समझ में आ रहा है और आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे होंगे, आप लिखिए, इसको प्रिपेयर कीजिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है। YouTube पे आप बड़ी इजीली इसको देख सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक भी कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने साथियों को भी बताइए जिन्हें कोई दिक्कत है, जिन्हें इस टॉपिक में, ऐसे टॉपिक्स में समझने में दिक्कत है, +2 के और +1 के भी जो टॉपिक्स हैं उन सभी को इस चैनल पे प्रॉपरली मैं कोशिश कर रहा हूं कि इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाए। ओके, सो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा और अगले टॉपिक्स जो हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की बात करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन होगा, ठीक है। दैट विल बी अ डिफरेंट लेक्चर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।